नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और मैं यूपीएससी में ज्योग्राफी की फैकल्टी हूँ। साथ ही साथ ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको मैं सबसे अच्छे से बता पाऊँगी। हाँ, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने खुद और बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने ये पर्टिकुलरली पॉलिसी फॉलो की है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है। किस प्रकार से ज्योग्राफी के इतने बड़े सिलेबस को हमें डिवाइड करना है, किस प्रकार से ज्योग्राफी को किस सोर्स से कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जाननी आवश्यक है। तो एक एक चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी एग्जैक्टली कैसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी क्या है ये पहले जानना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंस मतलब कितने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ज्योग्राफी से, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ठीक है, तो अगर हम बात करें ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंस की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस, मतलब जीएस में जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा बाकी करंट अफेयर्स एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही अच्छे खासे अमाउंट में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रीलिम्स की बात करें तो आपको एक रेंज में बता सकती हूँ 8 to 15 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और मेंस में अगर हम बात करें जीएस पेपर 1 की, तो जीएस पेपर 1 में आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 8 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा वेटेज इसका होता है। 8 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन भी 10 नंबर का होगा तो समझ लीजिए कि 80 नंबर आपके इसी से जाएंगे, ज्योग्राफी से ही जाएंगे। तो इसका मतलब है ज्योग्राफी कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ना है इसके लिए आप 50 बुक के पीछे भागते हैं। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो किस तरह से उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना है, हमें किस प्रकार से कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें 8 से 15 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। प्लस ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, एक तो फैक्चुअल होंगे यानी कि इसमें डायरेक्ट आपसे फैक्ट पूछा जाएगा, और एक होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देना चाहूँ कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट में किस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस में काउंट होती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या हो सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अब इसमें से CO2 में से क्या बन सकता है। CO2 में से हाल ही में क्वेश्चन एक बना भी था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर था कि कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की आने वाली विकिरणों के लिए पारदर्शी है, पर पृथ्वी से जाने वाली विकिरणों के लिए ये अपारदर्शी है। ये कहाँ दिया था, ये एनसीईआरटी में दिया था। एनसीईआरटी में कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ गैस जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे दिया गया था। तो इस तरह से फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स का समन्वय बनता है। प्लस इसमें फैक्ट में मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो इनको कैसे कंप्लीट करना है ये भी ज़्यादा चिंताजनक बात हो जाती है कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि मैप से संबंधित प्रश्न हम किस प्रकार से कंप्लीट करें। इसके लिए हमारी वेडनेसडे से क्लास होगी 5 से 6 बजे, मैप बेस्ड आपकी क्लासेस चलेंगी, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैप से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस उसमें आपको मैं बताऊंगी। जो भी वीक में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ रहेंगी उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ मेंस की बात करें तो मेंस में फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों आपको पता होना चाहिए। मेंस के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं यहाँ पे, यानी कि पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी के प्रकार क्या क्या हैं। अब ज्वालामुखी के प्रकार आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या है। बेसिस ऑफ, अभी हमने ज्वालामुखी पे हाल ही में क्लास भी की है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन यानी कि कितनी बार ये फटते हैं, इसके ऊपर बेस हो सकती है। दूसरी चीज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के बाद ऑन आउटर अपीयरेंस, यानी कि देखने में कैसे होते हैं, इस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे ना टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज आपको पता होना चाहिए। ये सारे फैक्ट्स हैं, सॉरी कॉन्सेप्ट्स हैं।
और फैक्ट क्या है, जब आपको पता हो कौन सा वॉल्केनो किस प्रकार का है, यानी कि एक स्ट्रैटो ज्वालामुखी कौन है, साथ ही साथ शील्ड ज्वालामुखी कौन है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन है, संलुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन है, तो ये सारी चीज़ें आपका फैक्ट बनाती हैं। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि फैक्ट भी आपको रटना है और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए हमारी अध्ययन सीरीज शुरू हुई है, उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस ये है कि आपको इतने अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस में देखने को मिलते हैं। और ज्योग्राफी का सिलेबस भी अगर हम देखें तो अच्छा खासा है। किस तरह से डिवाइड करते हैं आप अपने सिलेबस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी चाहिए। तो अगर हम बात करें ज्योग्राफी एज अ सिलेबस, तो इसको देख लेते हैं किस तरह से हम बांटते हैं। ज्योग्राफी एज अ सिलेबस को मैं 3 प्रकार से बांटूंगी, ठीक है। पूरे सिलेबस के हिसाब से बताऊंगी आपको, कहीं और इस वीडियो के बाद आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। बस ये वीडियोस में जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि विश्व का भूगोल, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक, दूसरी होती है इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसे पढ़ना है। उसके बाद तीसरा मैप बेस्ड, यानी कि ये करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है, कौन सी जगह न्यूज़ में है। इसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो डेफिनेटली नहीं आप समझ पाएंगे कि मैप से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया तो इतनी बड़ी है, हर जगह से थोड़ी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा। यूपीएससी क्वेश्चन सिर्फ वहीं से पूछेगा जो जगह न्यूज़ में है, न्यूज़ में आ रही है वो। तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ है बेसिकली, और कहाँ से क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की हम बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी 3 प्रकार से बांटी गई है। पहली है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में आपको पृथ्वी के बारे में सब कुछ पढ़ना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही बता देती हूँ, पृथ्वी किस प्रकार से बनी है। तो पृथ्वी की सतह और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जियोमॉर्फोलॉजी में बात की गई है ना। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कोर, मैंटल, क्रस्ट, इसको पढ़ना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज, जिसमें डायरेक्ट में आपको वॉल्केनिज्म भी होगा, ड्रिलिंग भी होगी। इनडायरेक्ट सोर्सेज में अर्थक्वेक है, सुनामी है। सुनामी खुद एक अर्थक्वेक नहीं है, पर सुनामी असल में अर्थक्वेक का प्रभाव है। ये सारी चीज़ें जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़नी है। भू आकृतियाँ क्या क्या बन रही हैं पृथ्वी के सतह पे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसी में आप फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, इरोजन पढ़ेंगे, वेदरिंग, अपक्षय, अपर्दन, ये सारी चीज़ें जियोमॉर्फोलॉजी में आपको पढ़नी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर सिलेबस में ये वन ऑफ द मोस्ट वास्ट सिलेबस है, यानी कि इसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसका जितना एक्सपेंस है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली बहुत कम है, यानी कि अगर 100 पन्नों का है तो इसमें से आपको मात्र 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो एक तो आपका जियोमॉर्फोलॉजी है, इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। जब भी आप नेक्स्ट पार्ट पढ़ोगे उससे पहले जियोमॉर्फोलॉजी पढ़नी है। हालांकि हाल ही के सालों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है समुद्र से संबंधित भूगोल आपको पढ़ना है, यानी कि ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी क्या होती है, समुद्र से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो ओशनोग्राफी में आता है। इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें टाइड्स, वेव्स, करेंट्स, ठीक। फिर चक्रवात कैसे बनते हैं, चक्रवात क्योंकि इसी से संबंधित है तो चक्रवात। इसके अलावा सुनामी वैसे तो जियोमॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ना है, पर इसमें भी हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सच। इसके अलावा एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ये वैसे ज़्यादातर देखें तो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी है इसमें ज़्यादा, तो इसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्योंकि समुद्र से संबंधित है और क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है तो दोनों में एक्सपेंस करता है, ठीक है। फिर सैलिनिटी क्या होती है पानी की, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी।
ये ठीक ठाक है, पर इससे बहुत ज़्यादा इससे भी क्वेश्चन नहीं आते। इसका सिलेबस भी कम है, मतलब एज़ कम्पेयर टू जियोमॉर्फोलॉजी सबसे ज़्यादा आपको सिलेबस इसमें मिलेगा। उसके नेक्स्ट सेट में आएंगे ओशनोग्राफी। सिलेबस कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोपोर्शनली ठीक है, पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस पर ये है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्लाइमेटोलॉजी ही आपका बेसिस बनाएगा एनवायरनमेंट के लिए भी, तो इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें आपको विंड्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर पहले पढ़ोगे, फिर विंड्स पढ़ोगे। किस प्रकार से पृथ्वी का हीट बजट होता है, ये क्या है। साथ ही साथ एल नीनो क्या है, मॉनसून क्या है, मॉनसून और वेदर सिस्टम पूरे विश्व का कैसे रहता है। मॉनसून आप एट लार्ज भारत के भूगोल में भी पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस प्रकार से ये काम होता है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको इंडियन ओशन डायोपोल भी मिलेगा, जो कि एल नीनो से थोड़ा बहुत मिलता है, क्योंकि एल नीनो को ही, इंडियन ओशन डायोपोल को ही हम इंडियन नीनो कहते हैं, तो ये पढ़ने को मिलेगा। अब क्लाइमेटोलॉजी का सिलेबस ठीक ठाक है, बहुत बड़ा भी नहीं कहेंगे हम इसको, सिलेबस इज ओके, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इससे। क्लाइमेटोलॉजी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर उस प्रकार से आप देखोगे, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान किस में देना है, क्लाइमेटोलॉजी में देना है। उसके बाद आप जियोमॉर्फोलॉजी देखोगे और फिर ओशनोग्राफी देखोगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर पढ़ना आपको कैसे है, पहले आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको ओशनोग्राफी पढ़नी है, ठीक है। ऑल क्लियर। पहले आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि उसके बिना बाकी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, इस वजह से भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है बेटा। फिर उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी दूसरे नंबर पे आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान केंद्रित करना है। और ये वही सेक्शन है जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ओशनोग्राफी है। ओशनोग्राफी ठीक ठाक है, कम सिलेबस है, उसको बाद के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो ये वैश्विक भूगोल के बाद जब आप पूरे विश्व के बारे में समझ जाएंगे, तभी आप भारत के बारे में समझ पाएंगे, क्योंकि बाकी जो भारत के बारे में समझना है उसका बेसिस कौन बना चुका होगा, ये विश्व का भूगोल बना चुका होगा, ठीक है। चलिए अब भारत के भूगोल की बात करें तो किस प्रकार से आपको पढ़ना है भारत के भूगोल को। भारत के भूगोल को भी इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात हमें पढ़ना है भारत को उसके मैप की हेल्प से। जब तक मैप आपका नहीं स्ट्रांग होगा तब तक भारत का भूगोल आप शायद उतने अच्छे से ना पढ़ पाएँ। तो भारत में सबसे इम्पॉर्टेंट है जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन क्या है भारत का। जैसे हमने यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, इसी प्रकार से जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या क्या ज़रूरी है, हिमालयस के बारे में आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इसमें बहुत ज़रूरी है हिमालयस के बारे में पढ़ना। फिर उसके बाद आप सिंधु गंगा मैदान, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में पढ़ोगे, ये जियोमॉर्फोलॉजी है। फिर उसके बाद आप पेनिनसुलर प्लेटो यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ोगे भारत के, ठीक। फिर उसके बाद आप थार मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, इस क्षेत्र में थार मरुस्थल। फिर आप पढ़ेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बारे में, यहाँ ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। फिर आप पढ़ेंगे तटीय क्षेत्रों के बारे में, भारत के तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे भारत के आइलैंड्स कौन कौन से हैं। इतना पढ़ने के बाद ये जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आप भारत को पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखेंगे, यानी कि भारत कितने सारे देशों के साथ अपनी इंटरनेशनल सीमा साझा कर रहा है, साथ ही साथ भारत के कितने कौन से राज्य हैं, कौन से यूनियन टेरिटरीज है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि फैक्ट भी है कॉन्सेप्ट भी है, तो इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। फिर दूसरी चीज़ जो आपको पढ़नी है भारत के बारे में, वो है भारत का ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि यानी कि नदी प्रणाली। तो ड्रेनेज सिस्टम भी पढ़ना ज़रूरी है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, फिर उसके बाद पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको ड्रेनेज सिस्टम में पढ़नी है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इससे बहुत सारे करंट अफेयर्स भी आते हैं, उसको भी लगातार देखते रहिए। कैसे कवर करना है करंट अफेयर्स वो भी हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आप इंडियन मानसून के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन मानसून होता क्या है, किस प्रकार से ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसी में आप इंडियन ओशन डायपोल भी पढ़ेंगे, सोमाली जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे, मस्करीन हाई पढ़ेंगे, बहुत चीज़ें इसमें देखनी है। उसके बाद हम नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। नेचुरल वेजिटेशन, अच्छा
जो मॉनसून है ना वो एट लार्ज क्लाइमेट का ही पार्ट है इंडिया में, तो इंडियन क्लाइमेट में ही मॉनसून में ज़्यादा ध्यान देना है। नेचुरल वेजिटेशन के बाद आप यहाँ पे सॉइल पढ़ेंगे। अब ये सॉइल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉइल से ही फिर क्रॉप्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ओशंस के बारे में, इंडिया के अगल बगल के बारे में पढ़ेंगे और फाइनली आपका इंडियन ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगा। उसके बाद आप मैप बेस्ड कर कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। देखो करंट अफेयर से जो भी इम्पॉर्टेंट स्पेसेस हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, वो देखना है। जैसे कि अभी सीरिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, सीरिया एट लार्ज ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो सीरिया के बारे में पढ़ना है ज़रूरी, ठीक है। अगर सीरिया के बारे में पढ़ना है तो मैप देखना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो खुद एटलस आप लीजिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप आंसर्स भी लिखेंगे अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में और जब मेंस का आंसर लिख रहे होंगे तब भी आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपको मैप्स आए। अगर आपको मैप्स नहीं आएंगे तो दिक्कत होने लगती है, क्योंकि मैप वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। तो इंडिया का मैप कैसे बनाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। इंडिया का मैप कैसे बनाना है ये याद रखिएगा। और बाकी डायग्राम वगैरह तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। ज्योग्राफी में डायग्राम बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, स्पेशली जब आप आंसर लिख रहे होते हैं, तो इतना इम्पॉर्टेंट है लिखना, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें, इतना भी आपने कर लिया तो आपका मोस्ट ऑफ द ज्योग्राफी मतलब 100% ही कंप्लीट मैं मानूंगी अगर आपने इतना कर लिया। अब पढ़ना कहाँ से है, स्टूडेंट पूछते हैं पढ़ना कैसे है, किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रिसोर्सेज, यानी कि कौन से स्रोत आने चाहिए। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 से 12th। अब इसको क्यों पढ़ना है, पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक काम नहीं चलेगा, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो है वो है फैक्चुअल क्वेश्चंस भी इससे काफ़ी बनते हैं। कभी कभी यूपीएससी एग्जैक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपको इसमें से पूछ के बता के देगा। दूसरी चीज़ क्या करनी है, पीवाईक्यू एनालिसिस करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पीवाईक्यू एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि प्रीलिम्स और मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कंटिन्यूअसली आप पीवाईक्यूज एनालाइज करते रहो। जब तक आप पीवाईक्यूज नहीं एनालाइज करेंगे आपका दिमाग मोल्ड ही नहीं हो पाएगा उस दिशा में कि हमको एग्ज़ाम जब देना है तो क्या ज़रूरी है पढ़ना, क्या नहीं है। तो एनसीईआरटी पहले पढ़नी है, उसके साथ साथ आप पीवाईक्यूज एनालिसिस करते रहिए। तीसरा जो सोर्स बहुत अच्छा मुझे लगता है हिंदी माध्यम के लिए वो है उत्कर्ष क्लासेस की खुद की वेबसाइट। तो उत्कर्ष क्लासेस ने भी अपनी वेबसाइट पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वो दिए हैं, पॉइंटर्स दिए हैं, उसको देखिएगा। चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो अध्ययन सीरीज़ है। अध्ययन सीरीज़ जो हमारी शुरू हुई है यूपीएससी उत्कर्ष के चैनल पे, वो ज़रूर देखिएगा। मेरी क्लासेस उसमें चलती हैं ज्योग्राफी की, उसको ज़रूर देखिएगा और उसी से नोट मेकिंग करिए। फ्री क्लासेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो नोट मेकिंग भी उसी से आपको करनी है। जब इतना कर लेंगे साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी करते रहेंगे। करंट अफेयर्स में क्योंकि बहुत बार आता है कि दैनिक भास्कर स्पेशली अगर आप सब्सक्राइब कर लें, दैनिक भास्कर एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसको मैं ज़रूर बच्चों को बोलती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि दैनिक भास्कर में एक्सप्लेनर सेक्शन काफ़ी अच्छा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जो वेबसाइट आपको बेहतर लगे आप उसमें से खोज के निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बस इतनी ही कर लेना है। इतनी करने के बाद आपको इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने में आ जाएगा कि आपका कोई भी पार्ट ज्योग्राफी का छूटेगा नहीं। ज्योग्राफी में ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप जीएस के स्टूडेंट हैं सिर्फ, तो बहुत ही बेसिक्स और साथ ही साथ थोड़ा करंट अफेयर्स उसके साथ मिलाना है। डेप्थ में जाना है तो ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए मैं अलग स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये सेशन था कि किस प्रकार से ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करनी है, क्यों ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है ये मैंने बता दी, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस किस तरह से हैंडल करना है,
ये सारी चीज़ें ज़रूरी मैंने आपको बताई हैं। साथ ही साथ किस प्रकार से आपको रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है, रिसोर्सेज ऑप्टिमल एक्सप्लॉइटेशन क्या होना चाहिए, हर किताब के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। तो इतना कर लेने से आप इतने कॉन्फिडेंट हो ही जाएंगे कि आपका ज्योग्राफी का मेजर चंक खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अध्ययन सीरीज़ है वो भी देखते रहें। इस तरह और आपके लिए मैं स्ट्रैटेजी सेशंस लाती रहूँगी। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत धन्यवाद।